नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से, और अभी तेजस को लेकर एक बहुत ही बढ़िया अपडेट होने वाला है, जिसको तेजस के लिए एक बहुत ही बड़ी सक्सेस कहा जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि आज तक तेजस को लेकर हमको काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है और अभी तक इसकी एक भी एक्सपोर्ट ऑर्डर हमको नहीं मिल पाया। भले ही हमने इसको मल्टीपल टेंडर में ऑफर किया और अलग अलग देशों को इसको ऑफर किया था, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर हमको हासिल नहीं हुआ है। इसका मेन कारण पुअर पीआर सिस्टम हो सकता है या फिर पॉलिटिकल सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा एक और मेजर कारण ये भी हो सकता है कि आज तक हमने कभी भी तेजस को फॉरेन सॉइल में ले जाके इसको डिस्प्ले करने की कोशिश नहीं किया है या मिलिट्री एक्सरसाइज में इसको इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं किया है, जो कि किसी भी फाइटर जेट के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो भी इसको खरीदना चाहेगा वो सबसे पहले ये बैटल में किस तरीके से परफॉर्म करता है वो देखने की कोशिश करेगा। और अभी पहली बार भारत की तरफ से तेजस को ऐसे ही किसी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की एक टीम अभी यूएई पहुंच चुकी है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स इंटरनेशनल लेवल में कई और देशों के एयरफोर्स के साथ मिलकर एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाली है। इसका नाम एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 होने वाला है और इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहली बार अपनी तेजस को डिप्लॉय करने की बात की गई है। कुल मिलाकर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 5 तेजस को वहां पे भेजा गया और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से C-17 को भी साथ में भेजा गया था। लेकिन जो मेन अट्रैक्शन होने वाला है वो तेजस को लेके होने वाली है, क्योंकि ये पहली बार है जब तेजस किसी फॉरेन सॉइल में जाके एक मल्टीनेशनल एरियल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है और इस दौरान खास करके वीवीआर और एयर टू ग्राउंड एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाने वाला, जिसमें तेजस की तरफ से अस्त्र मिसाइल को फायर किया जाएगा, जो कि मिडिल ईस्ट और पूरे इंटरनेशनल मार्केट में तेजस की कैपेबिलिटी को ला सकता है। और हमें भी पता चलने वाला है कि इंटरनेशनल लेवल में अगर तेजस को हम लोग पिच करते हैं तो तेजस किस तरीके से परफॉर्म करता है, या इसकी वीवीआर कैपेबिलिटी वेस्टर्न काउंटर पार्ट के सामने किस तरीके से परफॉर्म करता है, या फिर एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी किस तरीके से परफॉर्म करता है। और अगर इसमें अभी तेजस अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है तो ये कुछ स्पेसिफिक देशों के लिए एक बहुत ही बड़ा सख्त तमाचा होने वाला है, साथ ही फ्यूचर में इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बेहतर करने का काम करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेके है। आप सभी जानते हैं कि लगभग 2 हफ्ते पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए एक RFI को इशू किया गया था, जिसमें 18 से 30 टन क्लास के एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था, जो कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट का मेन बैकबोन हो सकता है और AN-32 फ्लीट को भी इसमें रिप्लेस किया जा सकता है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक उनकी तरफ से इशू किए गए इस RFI की रिस्पांस में अभी तक हमको 3 बिड मिल चुका है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपनी C-130J सुपर हरकुलस को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि हम सब पहले से ऑपरेट करते आ रहे हैं और इसकी परफॉर्मेंस को भी बहुत ही बेहतरीन कहा जा सकता है। लेकिन अभी इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत को ऑफर किया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी करीब 22 टन के आसपास होने वाला और इसको करीब $75 मिलियन की प्राइस के साथ भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिसको आगे चल के भारत में टाटा और लॉकहीड मार्टिन की फैसिलिटी में बनाने का ऑफर भी दिया जा रहा है। इसके बाद रशिया की तरफ से अपनी IL-276 एयरक्राफ्ट को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे। और ये सेम एयरक्राफ्ट है जिसको 2009 में भारत और रशिया साथ मिलकर डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे और बाद में 2016 के आसपास इससे भारत पीछे हट गया था। इसकी कैपेसिटी करीब 20 टन के आसपास की और इसको भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ अभी भारत को ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद एक और ऑफर भी भारत को किया जा रहा है, जो कि एम्ब्रेयर की तरफ से दिया जा रहा है और एम्ब्रेयर की तरफ से अभी अपनी C-390 एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया गया। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो करीब 26 टन के आसपास होने वाला है, जो कि टेक्निकली C-130J के मुकाबले बेहतर पेलोड कैपेसिटी को प्रोवाइड करने वाला है। और प्राइस की बात करें तो इसका यूनिट कॉस्ट हमको $55 मिलियन के आसपास पड़ने वाला है, जो कि C-130 के मुकाबले कम रहने वाला है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक अभी भी कुछ और कॉम्पिटिटर हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसमें एयरबस की तरफ से अभी अपनी F400 सीरीज के एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जो कि 30 टन तक की कैपेसिटी के साथ आने वाला है। इसके बाद एंटोनोव की तरफ से अपनी AN-178 को और साउथ कोरिया की तरफ से अपनी MCX एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया जाने वाला है। और अभी इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी RFI को रिस्पॉन्ड करने की जो डेडलाइन था उसको थोड़ा एक्सटेंड करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि सभी कंपटीटर इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और हमको एक बेहतर ऑफर मिल सके। अगला अपडेट हेल क्लास की यूवी को लेके, यानी कि हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास की यूवी को लेके। एरो इंडिया 2023 के दौरान HAL और AD की तरफ से बात कंफर्म किया गया था कि वो अभी हेल क्लास की यूवी को डेवलप करने वाले हैं।
इसके अलावा आर्चर एनजी नाम के एक आर्म्ड यूएवी को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है। पर अभी जो हेल यानी कि हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास के ड्रोन को डेवलप करने की बात किया जा रही है, ये असल मायने में रुस्तम 2 का एक फर्दर सक्सेसर होने वाला है, जो कि करीब 45,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और करीब लगातार 36 घंटे ज्यादा समय तक उड़ान भर सकता है। अभी इसको लेकर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि इसमें कौन से इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी बताया जा रहा है कि इनिशियल इसमें हनीवेल की TP33110 टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला, जो कि एक बहुत ही ताकतवर इंजन है और ये इंजन करीब अकेले ही 940 हॉर्स पावर को जनरेट कर सकता है। सेम इंजन के एक ओल्डर वेरिएंट को हम लोग अपनी डोनर 2 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको लाइसेंस एग्रीमेंट के तौर पर भारत में मैन्युफैक्चर किया था और सेम इंजन को आगे चल के अभी हमारी हेल यूएवी में इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है और इसको लेके अभी HAL और AD के बीच एक फिजिबिलिटी स्टडी को करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद जाके तय किया जाए इस इंजन को आगे चल के हमारे हेल क्लास की में इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। अगला अपडेट F-18 सुपर हॉर्नेट की तरफ से है। आप सभी ने एरो इंडिया 2023 के अवसर पर इसको देखा होगा और इसके अलावा सेम एयरक्राफ्ट को अभी भारत को भी 2 अलग अलग टेंडर में ऑफर किया जा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में और इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट की टेंडर में इसको ऑफर किया गया था। अभी फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि नेवी का जो टेंडर था उसमें इंडियन नेवी की तरफ से रफाल M को सिलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर वो फाइनल होना बाकी है, जिसमें F-18 रफाल, ग्रिपन NG, MiG-35, Su-35, F-21 और F-15 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट करने वाला है। लेकिन अभी F-18 को लेकर ऐसा खबर सामने आया था जो कि F-18 के लिए एक बहुत ही बुरी खबर हो सकता है, जिसका आगे चल के F-18 के एक्सपोर्ट ऑर्डर पर नेगेटिव असर पड़ने वाला है। रिसेंटली बोइंग की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि अगर उनको F-18 के लिए फर्दर ऑर्डर नहीं मिलता है तो 2025 के बाद वो F-18 की प्रोडक्शन लाइन को बंद करने वाला है और किसी भी एयरक्राफ्ट की फ्यूचर के लिए ऐसी कोई भी अपडेट को अच्छा अपडेट नहीं कहा जा सकता है। प्रोडक्शन लाइन बंद होने का मतलब यही है कि इस एयरक्राफ्ट का टाइमलाइन पूरा होने वाला, यानी कि इसके आगे इस एयरक्राफ्ट की कोई भी फर्दर वेरिएंट सामने नहीं आने वाला है। अगर आप देखेंगे तो F-16 को आज भी यूएस मैन्युफैक्चर कर रहा है और 1980 से लेके आज तक कभी भी F-16 का प्रोडक्शन लाइन बंद नहीं हुआ है और ऐसा स्टेटमेंट कभी भी नहीं दिया गया और अभी भी F-16 की एक मॉडिफाइड वेरिएंट F-21 को यूएस की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही रफाल की बात करें तो डसॉल्ट की तरफ से रफाल की फ्यूचर वेरिएंट को बनाने की बात किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ F-18 की प्रोडक्शन को लेकर अभी बंद करने का स्टेटमेंट बोइंग की तरफ से दिया जा रहा है। अभी F-18 को बचाने का बोइंग के पास एक ही रास्ता है, जो कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में इसको जीतना है और अगर ये टेंडर उनको मिलता है तब जाके F-18 का प्रोडक्शन लाइन वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर ये टेंडर उनको नहीं मिलता है तो 2025 के बाद बोइंग F-18 की प्रोडक्शन लाइन को बंद कर सकता है और किसी भी डिसकंटिन्यूड होने वाली एयरक्राफ्ट को खरीदना फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा सकता है। भले ही बोइंग आगे चल के इनकी अच्छी खासी आफ्टर सेल और सर्विस हमको प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर भी परसेप्शन वाइज देखा जाए तो इसका गहरा असर कस्टमर के ऊपर जरूर पड़ने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।